गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में और आज हमारे मानव के पाचन तंत्र का भाग 11 है और इसमें हम बात कर रहे हैं मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में। इससे पहले हमने मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि के विभिन्न चरणों के बारे में बात कर ली थी। कौन कौन से चरण थे? वो था भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। हमने भोजन के अंतःग्रहण के बारे में बात कर ली थी। भोजन के अंतःग्रहण के बाद हमने पाचन के बारे में बात की, जो कि था हमारे मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं भोजन का अवशोषण। तो पाचन के बाद भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण की क्रिया में पाचन के बाद बचे भोजन के सरलतम अवयवों का अवशोषण किया जाता है। वो सरलतम अवयव कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा भोजन था, उस भोजन में मौजूद था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके अलावा विटामिन, खनिज लवण, जल और कई अन्य पदार्थ जैसे कि औषधियां वगैरह, ये सब। तो इन सभी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, परंतु इनके सरलतम रूप में। जैसे कि प्रोटीन का सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। वसा का सरलतम रूप है जिसका अवशोषण होता है, वो है वसा अम्ल या वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स। उसके अलावा विटामिन, खनिज पोषक, जल ऐसे के ऐसे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये बात थी कि कौन कौन से घटकों का किस किस रूप में अवशोषण किया जाता है। अब बात करते हैं अवशोषण का स्थल। तो वैसे तो अवशोषण हमारे आमाशय में भी होता है कुछ पदार्थों का, कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत्र में और कुछ का अवशोषण होता है बड़ी आंत्र में। वैसे मुख गुहा में भी कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, लेकिन वो नगण्य है, ना की मात्रा में, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से अवशोषण होता है हमारी छोटी आंत में। आमाशय में भी अवशोषण होता है, छोटी आंत में भी अवशोषण होता है, बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, लेकिन मुख्य अवशोषण होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी क्षुद्रांत्र या इलियम वाले भाग में। तो यहां दो बातें कि कौन कौन से पदार्थों का किस किस रूप में अवशोषण होता है और कहां कहां अवशोषण होता है और मुख्य अवशोषण कहां होता है। तो मुख्य अवशोषण कहां होता है? क्षुद्रांत्र में। बात कर लेते हैं अवशोषण की परिभाषा और अवशोषण के स्थल के डिटेल के बारे में। हमने कहा कि मुख्य अवशोषण होता है छोटी आंत, और ये छोटी आंत का भाग है।
छोटी आंत में जब हमने संरचना के बारे में बात की थी तब हमने देख लिया था कि वहां पाए जाते हैं कैरकरीन के वलय। ये कैरकरीन के वलय हैं। इन कैरकरीन के वलयों की जो श्लेष्मिका है उस पर पाए जाते हैं ये रसांकुर, जिन्हें कहते हैं हम विलाई। इस विलाई को भी हम और ज्यादा क्लियर देख लेते हैं। एक विलाई के बारे में बात कर लेते हैं। यह है एक विलाई, अंगुली समान प्रवर्त। कैरकरीन के वलय पर मौजूद एक अंगुली समान प्रवर्त को हम यहां पर डिटेल कर रहे हैं। यह है एक अंगुली समान प्रवर्त जिसे हम कहते हैं विलाई। इस विलाई की आंतरिक सतह पर रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां मौजूद है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। क्लियर? यहां पर रेड कलर की रुधिर धमनियां हैं, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं वो शिराएं हैं। यहां पर एक मोटी येलो कलर की आपको एक नलिका दिखाई दे रही है, ये लैक्टियल है। उसके अलावा छोटे तंतु दिखाई दे रहे होंगे डार्क येलो कलर के। क्लियर है? तो रेड और ब्लू कलर की रुधिर वाहिनियां, ये ऑरेंज कलर की जो है लैक्टियल, और ये येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं ये है नर्व्स। तो आंतरिक सतह पर ये चीजें मौजूद होती हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ बाहर की तरफ जब मौजूद होता है, भोजन के कण जो सरलतम घटक हैं, जैसे हमने बात करी अमीनो अम्ल, ग्लूकोज वगैरह, वो इस उपकला के माध्यम से, यहां दिखाई दे रही है आपको ये उपकला, कोशिकाओं की परतें हैं, ये कोशिकाओं की एकल परत है। इस उपकला के माध्यम से या तो रुधिर वाहिनियों द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है शरीर में, कहने का मतलब या तो रुधिर वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या फिर लैक्टियल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो अगर परिभाषा की बात करें, क्या अवशोषण की परिभाषा क्या होगी, तो हम कहेंगे अवशोषणकारी या भोज्य पदार्थों का आंतरिकी उपकला के माध्यम से रुधिर वाहिनियों और लैक्टियल द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, या भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। हम इसे स्थानांतरण कह सकते हैं। ठीक है? किसके द्वारा स्थानांतरण हो रहा है? ये उपकला के माध्यम से। कहां स्थानांतरण हो रहा है? रुधिर वाहिनियों और लसिका वाहिनी या लैक्टियल में स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण हो रहा है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है। तो भोज्य पदार्थ का आंतरिकी उपकला के माध्यम से रुधिर वाहिनी या लसिका वाहिनी में भोजन के स्थानांतरण की घटना क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। तो ये तीसरी बात थी, अवशोषण की परिभाषा। पहली बात हमने एक बात कर ली कि किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है, फिर हमने बात कर ली कि अवशोषण के स्थल कौन कौन से हैं, और अब हमने बात कर ली परिभाषा के बारे में कि अवशोषण की परिभाषा क्या होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। तो अवशोषण की दो प्रकार से क्रियाविधियां या अवशोषण की दो क्रियाविधियां हैं। पहली तो है सक्रिय अवशोषण, और दूसरी घटना है विसरण। अवशोषण की जगह हम अभिगमन लिख सकते हैं। तो अवशोषण की प्रक्रिया दो चरणों में या दो तरह से संपन्न होती है, दो प्रकार से संपन्न होती है, सक्रिय अभिगमन और विसरण। भोजन के कुछ घटक या कुछ पदार्थ जो हमने सबसे पहले बात की थी, उनमें से कुछ पदार्थ सक्रिय अभिगमन द्वारा उपकला से अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ पदार्थ विसरण द्वारा उपकला से अंदर प्रवेश करते हैं। यहां थी उपकला, ठीक है। इस उपकला के माध्यम से या तो सक्रिय क्रिया द्वारा या फिर विसरण द्वारा भोजन के कण अंदर प्रवेश करते हैं।
अब कौन कौन से विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं और कौन कौन से सक्रिय अभिगमन द्वारा प्रवेश करते हैं, बात कर लेते हैं। तो सक्रिय अभिगमन में प्रवेश करते हैं अमीनो अम्ल, और ग्लूकोज। ये दोनों सक्रिय अभिगमन द्वारा उपकला के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं और रक्त में चले जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। कहां पहुंच जाते हैं? रक्त में पहुंच जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात करें विसरण की, तो विसरण के माध्यम से या विसरण द्वारा कौन कौन से पदार्थ या भोज्य पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विसरण द्वारा प्रवेश करता है वसा, जल और विटामिन। नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ विटामिन और लवण, ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के अभिगमनों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। हमने यहां बात करी कि सक्रिय अभिगमन द्वारा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज स्थानांतरित होते हैं, रुधिर में स्थानांतरित होते हैं। विसरण द्वारा वसा का स्थानांतरण होता है, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, वसा का स्थानांतरण पहले लसिका वाहिनियां या लैक्टियल में होगा। ठीक है, उसके बाद है जल और विटामिन, ये भी विसरण विधि द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। क्लियर? विटामिन, कुछ विटामिन और लवण, ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन दोनों अभिगमनों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि अवशोषण की क्रिया में कुछ पदार्थ आमाशय द्वारा अवशोषित होते हैं, कुछ पदार्थ छोटी आंत्र द्वारा और कुछ पदार्थ बड़ी आंत्र द्वारा अवशोषित होते हैं। अधिकांश पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आमाशय में किन किन का अवशोषण होता है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आमाशय में वसा घुलनशील पदार्थ, अल्कोहल, और कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। क्लियर? बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत द्वारा जल और विटामिन के का अवशोषण होता है। क्लियर? और छोटी आंत तो हमने कहा ही सही, अधिकांश भाग यहीं पर अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज वगैरह वो सब लगभग छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। क्लियर? तो हमने बात करी कि कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है, कहां कहां अवशोषण होता है, और कहां कहां, वह भी यही बात कर लें कि कहां कहां जहां भी अवशोषण होता है वो किन किन पदार्थों का होता है। ठीक है? फिर तीसरी बात करी हमने परिभाषा के बारे में, और चौथी बात करी हमने क्रियाविधि के प्रकार के बारे में। क्रियाविधि में हमने देखा कि सक्रिय अभिगमन में किन किन का सक्रिय अभिगमन होता है और कहां होता है, विसरण किन किन का होता है या विसरण द्वारा उपकला से कौन कौन पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करी। वसा के बारे में बात करी, वसा लैक्टियल द्वारा प्रवेश स्थानांतरित होता है या लैक्टियल में विस्तृत होता है, जाता है। ठीक है, जल और विटामिन के बारे में बात करी, उनका भी जो अवशोषण होता है वो विसरण की क्रियाविधि द्वारा होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के बारे में। यहां तो सामान्य क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वसा। वसा का जो अवशोषण होता है वो विशिष्ट रूप से होता है। कैसे होता है, बात कर लेते हैं।
जो वसा का अवशोषण है, उस वसा के अवशोषण में सबसे पहले जो पित्त रस होता है या पित्त लवण होता है, वो पित्त रस वसा के साथ मिलकर मिसेल जैसा पदार्थ बनाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो मिसेल जैसे पदार्थ में क्या होता है, मिसेल जैसे पदार्थ में वसा और मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो मिसेल कण की संरचना के केंद्र में होते हैं, जबकि जो पित्त लवण होते हैं वो पित्त लवण इन मिसेल कणों के चारों ओर उपस्थित होते हैं। क्लियर? बीच में वसा अम्ल या मौजूद होते हैं मोनोग्लिसराइड्स। जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं वो है पित्त लवण। पित्त लवण का एक सिरा वसा अम्ल या मोनोग्लिसराइड से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, या यूं कहें कि आंत्र में घुला हुआ होता है। जब ये अवशोषित की जाती है वसा, माने कि वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड के रूप में अवशोषित की जाती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वसा का अवशोषण वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड्स के रूप में होता है। तो जैसे ये मिसेल कण संपर्क में आता है उपकला के, यहां पहुंचता है, तो यहां पर मौजूद उपकला की कोशिकाएं जो विशिष्ट होती हैं, हम बात कर चुके थे पहले भी, ये एक उपकला कोशिका हमने यहां बाहर निकाल दी है। उपकला कोशिका और उपकला कोशिका पर भी प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिन्हें हमने कहा था सूक्ष्मांकुर। ये तो थे रसांकुर, और रसांकुर की भित्ति की जो उपकला है उस पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई थे। इन्हें कहा जाता है विलाई, इन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई। तो ये अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को और कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही ये कण, और ज्यादा डिटेल बात कर लेते हैं, ये एक सूक्ष्मांकुर की संरचना है। यहां पर ये विलाई था, विलाई पर एक उपकला कोशिका हम बाहर निकाल लेते हैं। इस उपकला कोशिका को हमने बड़ा कर लिया। इस उपकला कोशिका पर यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे सूक्ष्म प्रवर्ध जो 1 माइक्रोमीटर थे, लंबे थे, जिन्हें हमने कहा था माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई होते हैं। इस कोशिका में अंदर की तरफ आपको ये दिखाई दे रही है, ये है गोल्जी कॉइल। यहां दिखाई दे रही होंगी, ये है अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये केंद्रक है, ठीक है, और ये उसकी आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति से अंदर की तरफ आपको पता है यहां पर रुधिर वाहिनियां और लैक्टियल मौजूद होती हैं। तो वसा को लैक्टियल तक जाने से के लिए इन कोशिकाओं से होकर गुजरना होता है। यहां पर एक कोशिका हम बाहर निकाल लेते हैं, ये एक कोशिका है। इस कोशिका में यहां पर है ये माइक्रोविलाई, क्लियर है। माइक्रोविलाई से बाहर की तरफ यहां पर वसा मिसेल के रूप में मौजूद होती है, फिर उसका अवशोषण होता है, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका से होकर गुजरती है और आंतरिक भित्ति से विलाई के अंदर प्रवेश कर जाती है लैक्टियल में। अगले डायग्राम से और ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर तो यह है हमारी एक उपकला कोशिका, और उस उपकला कोशिका पर मौजूद है यहां पर ये माइक्रोविलाई अंदर की तरफ है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका, और भीतरी वाली सतह पर यहां पर मौजूद है लसिका वाहिनी, या यूं कह सकते हैं लैक्टियल, जो आगे जाकर रुधिर वाहिनी या शिरा में मिलती है। तो अवशोषण की क्रियाविधि को आगे देख लेते हैं। यहां पर वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स पित्त लवण के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही मिसेल कण सतह पर आता है, माइक्रोविलाई की सतह पर आ जाता है,
पित्त लवण तो बाहर ही रह जाते हैं और वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड अंदर पहुंच जाते हैं। जो पित्त लवण बाहर रह गए हैं वो दोबारा दूसरे वसा अम्लों और मोनोग्लिसराइड के साथ मिसेल बनाने लग जाते हैं। आगे बात करें तो मिसेल में से केवल वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स ही अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचने के बाद वो चले जाते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका में। क्लियर? वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स दोनों अंदर पहुंचते हैं और दोनों अंदर जाकर आपस में मिल जाते हैं। कहां पर? अंतःप्रद्रव्य जालिका में पहुंचकर आपस में मिल जाते हैं और बना लेते हैं वसा कण या लिपिड, या यूं कहें ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। आपस में मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स का संश्लेषण करते हैं। यहीं पर ट्राइग्लिसराइड्स अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रोटीन के साथ मिलती है, या यूं कहें कि इस वसा या ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर प्रोटीन का कवरिंग हो जाता है और प्रोटीन के कवरिंग होने के बाद ये एक कण बनाती है जिसमें बाहर की तरफ तो प्रोटीन होता है और भीतर की तरफ वसा या ट्राइग्लिसराइड होती है। इन कणों को अब क्राइलोमाइक्रोन कहते हैं, क्राइलो या काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ये क्राइलोमाइक्रोन उपकला कोशिका की आंतरिक भित्ति पर पहुंचकर कोशिका बहिक्षेपण की क्रिया द्वारा, या यूं कहें एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद कहां प्रवेश कर जाती है? लैक्टियल या लसिका में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। उसके पश्चात यहां जो लसिका या यूं कहें क्राइलोमाइक्रोन्स थे, या यूं कहें लिपोप्रोटीन्स जो थे, लिपिड और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन के ये कण लसिका केशिका से होते हुए आगे की तरफ रुधिर वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए ये है हमारी शिरा, जैसे ही ये कण लिपोप्रोटीन के कण यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर कुछ एंजाइम होते हैं रुधिर में मौजूद एंजाइम, जिन्हें कहा जाता है लाइपेज एंजाइम। ये एंजाइम इस लिपोप्रोटीन को विघटित करके वापस वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल देते हैं। क्लियर? तो वापस देखिए, बाहर की तरफ मिसेल होते हैं, मिसेल में से पित्त लवण बाहर ही रह जाता है, केवल अंदर वसा अम्ल और ग्लिसराइड प्रवेश करते हैं। वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रवेश करके आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर जब प्रोटीन का कवरिंग हो जाता है तो अब इसे क्राइलोमाइक्रोन कहते हैं या लिपोप्रोटीन कह सकते हैं। ये क्राइलोमाइक्रोन बहिकोशिका लयन या यूं कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर की तरफ या यूं कहें भीतर की तरफ लसिका केशिका में प्रवेश करते हैं और लसिका केशिका से होते हुए ये रुधिर वाहिनी में चले जाते हैं। इन लिपोप्रोटीन्स को लाइपेज एंजाइम की सहायता से विघटित किया जाता है रुधिर में और वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में वापस बदल दिया जाता है। और कोशिकाएं, शरीर की विभिन्न कोशिकाएं वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स का उपयोग कर लेती हैं। तो आज के टॉपिक में मानिए कि पार्ट 11 में ये था हमारा अवशोषण। अगले पार्ट 12 में हम बात करेंगे स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के बारे में।